बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, हमने 2 क्लासेस लगाई थी। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पूरा ख़त्म कर चुके हैं। इस क्लास में हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है YIKS वो पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ IKS, जो हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज बच्चों हम देखेंगे कि IKS कितना इम्पोर्टेंस रखता है। हमारा जो रिच कल्चर हेरिटेज है, हमने जो हमारी जो इतनी सारी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो आज के समय में भी हम उतनी ही यूज़ कर पाते हैं। इतनी इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें। हम देखते हैं एक एक करके कितने पॉइंट्स है, क्या है, हम सारी डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो आइए देखते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ IKS। द इंडियन नॉलेज सिस्टम विथ इट्स रिच एंड मल्टीफेसेटेड हेरिटेज स्पैनिंग फिलॉसफी, क्या क्या इंक्लूड होती है, फिलॉसफी हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी है, साइंस, आर्ट्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, ऑफर सेवरल प्रैक्टिकल एंड फिलोसफिकल बेनिफिट्स। ये सारी चीज़ें क्या है, प्रैक्टिकल और फिलोसफिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है जो आज भी हमारी दुनिया में रेलिवेंट है। ये सारी चीज़ें एक एक करके पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। ये बच्चों पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आपके लिए ही मैंने लिखा है, आप भी इसको इस तरह लिख लेना ताकि आप इजीली ये सारे के सारे पॉइंट्स हेडर्स याद कर पाओ। तो पहला पॉइंट क्या है, योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। नंबर 2 इज़ व्हाट, एथिकल वैल्यूज एंड सोशल हार्मनी। थर्ड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ। फोर्थ इज स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनर पीस। फिफ्थ इज एजुकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। सिक्स्थ इज साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड इनोवेशंस। Seventh is environmental sustainability. Eighth is global influence and contemporary relevance. Ninth is cultural diplomacy. And the last point we'll be discussing is relevance for the future generations. तो ये थे बच्चों हेडर्स। अब हम आगे चलते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आप यहाँ पर देख रहे हो हम सारे अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट चांसेस है क्वेश्चन आने के, तो बच्चों प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना। नंबर 1 पॉइंट इज योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। इन द लास्ट क्लास व्हेन वी वर डिस्कसिंग, हमने स्कूल ऑफ थॉट में योगा पढ़ा था। योगा जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पढ़े थे वो हमने एक आसनास पढ़े थे, प्राणायाम्स पढ़े थे और हमने एक ध्यान वर्ड पढ़ा था जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आओ हम डिटेल में डिस्कस करें योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को। इंडिया इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ प्लेस ऑफ योगा, मतलब जन्म की जगह, जन्म स्थली किसे माना गया योगा की, भारत को। अ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल डिसिप्लिन एम्ड एट अचीविंग हार्मनी बिटवीन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। योगा बेसिकली क्या करता है, इंटीग्रेट करता है हमारी बॉडी को, माइंड को एंड स्पिरिट को। योगा प्रैक्टिसेस इंक्लूड फिजिकल पॉस्चर। जब हम फिजिकल पॉस्चर की बात करते हैं तो आसनास, आसनास का मतलब क्या होता है, जब आप आसनास करते हो आप देखते हो कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ता है, आप बैलेंस अच्छा कर पाते हो। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, उसको क्या बोलते हैं, प्राणायाम्स बोलते हैं, दैट इम्प्रूव रेस्पिरेटरी एफिशिएंसीज। अनुलोम विलोम सबके घर में होता है, सबके घर में फेमस है ये। तो उससे क्या हो रही है, आपकी जो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी है, ठीक है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है और आपके माइंड को काम करती है। मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन का दूसरा वर्ड क्या है, ध्यान। ये जब आप मेडिटेट करते हो तो व्हाट डू यू डू इन मेडिटेशन, आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करते हो। उससे क्या होता है, इनर पीस होगा और स्पिरिचुअली आपको अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, द पॉपुलैरिटी ऑफ योगा has transcended cultural boundaries with millions worldwide practicing yoga for its physical health benefits। तो क्या योगा सिर्फ इंडिया में पॉपुलर है, नहीं, योगा इंडिया से बाहर भी है, दैट मीन्स इट इज़ वर्ल्ड वाइड पॉपुलर, ये ग्लोबली चलता है। क्यों, क्योंकि इसके फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, ये स्ट्रेस रिलीव करने में बहुत काम आता है एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, जैसे कि हम अभी ध्यान की बात कर रहे थे। The integration of yoga into mainstream wellness programs underscores its universal appeal and enduring relevance in promoting holistic living। बेसिकली क्या है कि योगा को हम किसके साथ, जो वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं, जब ये दोनों को हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हमारी जो होलिस्टिक लिविंग है,
उसे हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वेरी इजी योगा। और आप मुझे नीचे बॉक्स पे बताओगे कि योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, ये आज आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज एथिकल वैल्यूज एंड सोशल हार्मनी। इंडियन नॉलेज सिस्टम एम्फसाइज एथिकल वैल्यूज। अब एथिकल वैल्यूज की बात जब हम करते हैं तो इंडियन वैल्यूज कुछ एथिकल वैल्यूज की बातें करता है, मतलब वो वैसी नॉलेज जो आपको बता दी कि क्या गुड है और क्या बैड है। ठीक है, सच एज नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा। अब नॉन वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो क्या नॉन वायलेंस सिर्फ एक्शन में होना चाहिए? नहीं, नॉन वायलेंस आपकी सोच में भी होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो स्पीच, उसमें भी नॉन वायलेंस होना चाहिए। ट्रुथफुलनेस, सत्य, सच बोलना। कंपैशन, करुणा, किसी के प्रति क्या करुणा दिखाना, मतलब सिंपैथी। और जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है सबके लिए रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो ये सारे हो गए बच्चे एथिकल वैल्यूज। कौन कौन से हो गए? पहला अहिंसा, दूसरा क्या सत्य, थर्ड इज करुणा, और जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म्स आप देख पा रहे हो, सबको रेस्पेक्ट करना। ठीक है, these values are integral to religious teachings, cultural practices and social norms that guide individual behavior and interpersonal relationships. अब ये सारी चीज़ें आप देखोगे ना तो ये सारी चीज़ें क्या है? इंटीग्रल, मतलब असेंशियल है रिलीजियस टीचिंग्स में। आप देखोगे कल्चरल प्रैक्टिसेस में, सोशल नॉर्म्स में, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एक इंडिविजुअल बिहेवियर को गाइड करता है और इससे इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स होती है वो बेटर हो जाती है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे चले, मतलब नेक्स्ट कंटिन्यूएशन ऑफ पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा, अभी हम बात कर रहे थे ना, 4 चीज़ों की बात की थी जिसमें से एक अहिंसा आया था। सो अहिंसा फॉर इंस्टेंस एडवोकेट्स व्हाट? नॉन वायलेंस। मैं अभी आपको क्या बता रही थी? नॉन वायलेंस किस पे? थॉट पे होना चाहिए, स्पीच पे होना चाहिए एंड एक्शन पे होना चाहिए। ठीक है, promoting harmony and mutual respect among diverse communities. These ethical principles fosters a sense of social responsibility and contribute to creating inclusive and compassionate societies. तो ये जो ethical principles आप देख रहे हो, ये क्या create कर रहा है? ये social responsibilities हमारी sense create कर रहा है और किस पे contribute कर रहा है? Inclusive and compassionate societies where diversity is celebrated एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व थ्रू डायलॉग्स एंड अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ क्या डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, हमारे यहाँ बहुत ही डाइवर्सिफाइड है चीज़ें, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वो हम कैसे सॉल्व करते हैं? डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग से, ना कि मारपीट से। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ। जब भी बच्चों स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है योगा। जब भी आदमी परेशान होता है तो क्या कहता है? मेडिटेट कर लो, मेडिटेशन कर लो, आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस की अगर बात करें तो बच्चों सबको स्ट्रेस है। आपको ये पढ़ने का स्ट्रेस है, सबसे बड़ा स्ट्रेस है IKS। ठीक है, कैसे पढ़ना, एग्जाम आ रहे, और बाकी सबको ऑफिस में भी किसी को स्ट्रेस है, किसी का हाउस होल्ड स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करना है वो सारी चीज़ें आप योगा से कर सकते हो। ठीक है, तो पढ़ते आओ। योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडिया प्रोवाइड व्हाट? ऐसी टेक्निक्स जिससे आपकी स्ट्रेस कम हो जाएगी, आपकी मेंटल क्लैरिटी में इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब आप क्लियरली चीज़ों को सोच पाओगे। एंड एनहांसिंग व्हाट? इमोशनल रेजिलियंस। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब क्या होता है कि आपको अचानक से कोई एकदम स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, आप उसमें कैसे एक्ट करते हो, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, उसको बोलते हैं इमोशनल रेजिलियंस। These practices are widely adopted globally for their therapeutic benefits in managing modern lifestyle related issues. तो basically ये सारी जो आप practices देख रहे हो are widely adopted for their, इनकी कुछ स्ट्रेस को रिलीव करने के बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आजकल हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के इश्यूज हो रहे हैं
जो स्ट्रेस हमें क्रिएट हो रहा है, वो सारी चीज़ें किससे दूर हो सकती है, वो हम योगा से दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनर पीस। स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनर पीस मतलब अंदर पीस होना। हमने डिफरेंट फिलॉसफीज पढ़ी थी बच्चों, वेदांता फिलॉसफी एंड योगा फिलॉसफी। वेदांत एंड योगा हमने पढ़ा था। वेदांत फिलॉसफी किस पे बेस्ड है, उपनिषद्स में, और योगा किसने दिया, ऋषि पतंजलि ने। ठीक है, ये क्या बताते हैं, ये फिलॉसफीज जो हमने डिफरेंट पढ़ी है, वो सारी की सारी बताते तो एक ही चीज़ है, प्रोफाउंड इनसाइट्स। इनसाइट्स का मतलब क्या, डीप अंडरस्टैंडिंग किसके बारे में, इनटू स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को समझना, और इनर पीस की तरफ जाना। ये सारी की सारी चीज़ें, ये फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट सब एक ही चीज़ बताते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर इंडिविजुअल सीकिंग डीपर मीनिंग। ये प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं इंडिविजुअल्स को डीपर मीनिंग, पर्पस एंड फुलफिलमेंट इन लाइफ के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज एजुकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। जब हम एजुकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तो बच्चों आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, एक पिक्चर देखी होगी, यहाँ पर गुरु रहते हैं और यहाँ पर कुछ शिष्य बैठे होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनको ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो इस तरह पहले के ज़माने पे ओरली ट्रेडिशन काम करता था, मतलब ओरली ज्ञान को दिया जाता था। ठीक है, तो ट्रेडिशनली नॉलेज इन इंडिया वॉज ट्रांसमिटेड थ्रू ओरल ट्रेडिशंस वेयर गुरुज किसे कहते हैं बच्चों, जो टीचर्स होते थे, वो टीचिंग्स इम्पार्ट करते थे किसे, डिसाइपल्स को, मतलब अपने शिष्य को। तो किसकी बात करें हम, गुरु और शिष्य की। गुरु क्या कर रहा है, टीचिंग्स दे रहा है किसे, शिष्य को। कहाँ पर, आश्रम्स होते थे या फिर गुरुकुल्स। बच्चों जो उस समय का रेसिडेंशियल स्कूल्स होते थे ना, उसको हम गुरुकुल्स कहते थे। जैसे आज के समय में आपने नवोदय विद्यालय सुना होगा, NVS, तो वो एक क्या रेसिडेंशियल स्कूल है, तो उस समय के रेसिडेंशियल स्कूल्स को हम गुरुकुल कहते थे। दिस एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फोस्टर्ड डीप लर्निंग। ये जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था, ये बेसिकली करता क्या था, ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ करता था। ना तो सिर्फ आपको एकेडमिक्स के बारे बताता था, ये आपको एकेडमिक्स बताता था, फिजिकली फिट होना बताता था, स्पिरिचुअली आपको बढ़ावा देता था। तो हर चीज़ हम देखेंगे कि वो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग करते थे ये लोग। द एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फोस्टर्ड डीप लर्निंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। कैसे प्रिजर्व करते थे, डायरेक्ट मेंटरशिप होती थी, क्योंकि अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना, इधर गुरु है इधर शिष्य है, डायरेक्टली आप नॉलेज पास कर रहे हो, तो डायरेक्ट मेंटरशिप उनको मिलती थी और वो एक्सपीरियंस कर करके सीखते थे। ठीक है, ट्रेडिशनल अगर ओरल ट्रेडिशंस की बात करें तो आप देखोगे कि जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट होते थे या फिर वेदास होते थे, जो हमारे पुरानी संस्कृति होती थी, वो पढ़ाई जाती थी उस पर। टुडे India's education institutions continue to uphold this legacy by integrating modern pedagogical approaches with traditional wisdom. तो आज के समय भी अगर देखोगे तो ये जो लेगेसी है हमारी, ये आज भी कंटिन्यू हो रही है। अब क्या होता है कि इंटीग्रेट किया जाता है, जो हमारा जो मॉडर्न पढ़ाने का तरीका है, जो पेडागोजिकल अप्रोचेस हैं, उसको इंटीग्रेट करते किससे, ट्रेडिशनल से, ताकि स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाए कि जो भी ग्लोबल चैलेंजेस आएंगी वो उसको अपफ्रंट कर सके और अपने जो रूट्स है, अपने कल्चरल रूट्स को मजबूत रखे। ठीक है, द एम्फेसिस ऑन होलिस्टिक एजुकेशन दैट नर्चर्स इंटेलेक्चुअल। अभी हम बात कर रहे थे ना, होलिस्टिक एजुकेशन की बात करता है, ये सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं करता, ये ओवरऑल एजुकेशन की बात करता है। इससे क्या होता है, इंटेलेक्चुअल क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनली लोग डेवलप होते थे और एथिकल डेवलपमेंट होता था। ठीक है, तो जब हम इंडियन एजुकेशनल फिलॉसफी की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता था कि होलिस्टिक एजुकेशन करवाई जाती थी, जहाँ पर आप ओवरऑल डेवलप कर रहे हो, एथिकली मतलब बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता था, इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाते थे, इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होते थे।
ठीक है, आई होप बच्चों चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बच्चों बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6 इज साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इनोवेशंस। साइंटिफिक इनोवेशन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इनोवेशन की अगर हम बात करते हैं, द एंशिएंट इंडियन मेड पायनियरिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड मेटलर्जी। हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे, हम ये 4 जो पॉइंट यहाँ पर लिखे, हमने ये सब डिटेल में करे कि ज़ीरो किन्होंने दिया, आर्यभट्टा इज़ वेरी फेमस। फिर एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें, फिर हमने मेडिसिन में आयुर्वेदा देखा था, मेटलर्जी में हमने देखा था कि आयरन एंड स्टील में हम बहुत फेमस एक वूंड्स करके हमने पढ़ा था, ठीक है। दैट सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड ह्यूमन नॉलेज, द इन्वेंशन ऑफ डेसिमल सिस्टम और कंसेप्ट ऑफ जीरो revolutionized mathematics, laying the foundation for the modern arithmetic and algebra। तो आज के समय में जो हम अरिथमेटिक एंड एल्जेब्राज यूज़ करते हैं, उसका फाउंडेशन रखने वाला कौन था? ये सारे कंसेप्ट्स थे, ठीक है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स एक्यूरेटली कैलकुलेटेड, जो एस्ट्रोनॉमर्स हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं, वो एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाते थे कि हमारे प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या है। सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस, मतलब डिफरेंट एक्लिप्सेस के बारे में बताते थे। कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी ग्लोबली, तो एस्ट्रोनॉमी को ग्लोबली डेवलप किया जाता था, ठीक है, उसको कंट्रीब्यूट किया जाता था ग्लोबल डेवलपमेंट में। अगर मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं आयुर्वेदा, जिसको हम साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं, रिमेन्स अ होलिस्टिक सिस्टम दैट एम्फसाइजेस प्रिवेंटिव केयर। जब आयुर्वेदा की बच्चों हम बात करते हैं, तो ये क्या करता है? एम्फसाइज करता है कि प्रिवेंटिव केयर करो। रेमेडीज़ कौन सी देता है? हर्बल देता है ना। आप देखते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आज के लोग प्रेफर करते हैं ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हर्ब्स पे ज़्यादा, मिनरल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। डाइटरी चार्ट आपको मिलता है और आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है टू मेंटेन हेल्थ एंड ट्रीट एलिमेंट्स। तो ये कुछ आर्टिफिशियली चीज़ें आपको क्रिएट नहीं करते, आपके अंदर जो दोषाज होते हैं वो देखे जाते हैं और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है आयुर्वेदा में। इट्स प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है कि बॉडी, माइंड और स्पिरिट को क्या करना? बैलेंस करके चलना, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन करना, जैसा है उस लेवल तक मेंटेन रखना। ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम एम्फसाइज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन विद द नेचर। जब हम पुरानी बातें करते हैं, तो वो एम्फसाइज करता है कि किस तरह ह्यूमन और एनवायरनमेंट का कितना गहरा रिलेशन था। एंड एडवोकेट सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस दैट रेस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। एंड वो लोग क्या सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, ताकि इससे क्या समझ में आता कि वो एनवायरनमेंट की कितनी वो रेस्पेक्ट करते थे। अब कौन कौन से कंसेप्ट वो फॉलो करते थे? जैसे आज के समय में देखो, हर घर में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट बहुत मिलेगा, बट ये आया कब है, कितना पुराना है, आप ये सोचो। द कंसेप्ट सच एज इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, रेन हार्वेस्टिंग की बात करता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जब हम बात करेंगे, तो हम कान्हेरी केव्स की बात करेंगे, जब हम तब देखेंगे कि कितनी ब्यूटीफुली रेन वाटर हार्वेस्टिंग उस समय में की जाती, कितने हज़ारों साल पहले की जाती थी, ठीक है। एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सेक्रेड ग्रोव्स हैव बीन इंटीग्रल टू द इंडियाज रूरल ट्रेडिशन फॉर सेंचुरीज। तो बहुत सालों से आप देखोगे कि ये रीत तो बहुत पुरानी चली आ रही है, जो हम आज के समय में बहुत फैशन में यूज़ करते हैं, अरे ऑर्गेनिक खानी है हमें सारी चीज़ें। बट ये आप देख रहे हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से आ रही है। वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब कान्हेरी में देखोगे तो एक बूंद भी वेस्ट नहीं होता था पानी का। इस तरह की वहाँ पर कलाकारी की गई, इस तरह का वहाँ पर इंजीनियरिंग काम किया गया है, ठीक है। और ये बायोडाइवर्सिटी आज हम बचाने की कोशिश कर रही है, कब से पुरानी प्रैक्टिसेस चल रही है। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बेटर फील कर रहे होगे। आगे पढ़ते हैं। इन द फेस ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस, इंडियाज ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज ऑफर्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। आज के समय में आप देखते हो कि ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस कितने सारे हो गए, ठीक है।
तो आज भी जो इंडिया के ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल सिस्टम है या इकोलॉजिकल जो नॉलेज है वो बहुत डीपली हमें वैल्यूबल अंडरस्टैंडिंग देता है कि किस तरह सस्टेनेबल रिसोर्स को मैनेज किया जाए, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करता है, एंड कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स. These practices promote environmental stewardship. Now what is stewardship? Stewardship का बच्चों मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है. मतलब आपको कोई चीज़ दी गई है, उसका देखभाल करना. तो एनवायरनमेंट को प्रॉपरली यूज़ करना, नेचुरल एनवायरनमेंट को सस्टेनेबली यूज़ करना, एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल एफर्ट्स टू अचीव व्हाट, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सेफगार्ड नेचुरल इकोसिस्टम. तो अल्टीमेटली हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको सस्टेनेबली यूज़ करना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी वो सारी चीज़ें मिल सके. नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट, ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस. तो पॉइंट नंबर 8 पे हम पहुंच चुके हैं. द इंडियन नॉलेज सिस्टम हैज़ हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल थॉट. किसके इम्पैक्ट किस पे, सिर्फ इंडिया पे होगा क्या? नहीं, ग्लोबल थॉट पे. मतलब ग्लोबली भी ये सारी चीज़ें हमारी पहुंच चुकी है. बहुत सारे स्कॉलर्स को हमने इंस्पायर किया है. हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी, हमारा जो इतना सारा ज्ञान भरा हुआ है, हमारी इतनी सारी रिसर्च करी हुई है, ये सबको क्या ग्लोबली एक इम्पैक्ट डाल रही है ग्लोबली. वो बहुत सारे स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स जो है ये सबको इंस्पायर करती है. द प्रिंसिपल्स ऑफ योगा, आज के समय में आप देखोगे योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया और वेदांता फिलॉसफी, आज के समय में भी आप देखोगे ना तो इस पे इंटरनेशनल भी चर्चा बहुत करते हैं, ठीक है. हैव गेट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू हेल्थ एंड वेलबींग, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट. आई होप ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है. इसमें और तो समझाने की ज़रूरत नहीं लग रही है. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. In the fields of science and technology, India's advancement in space exploration, information technology, biotechnology and renewable energy built up its ancient traditions of innovation and scientific inquiry. तो जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं उसमें भी हमने बहुत सारे एडवांसमेंट्स किए, जैसे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, आईटी सेक्टर में बहुत बढ़ावा आया है, रिन्यूएबल एनर्जी पे हम बहुत ध्यान देते हैं. तो ये सारे एंशिएंट ट्रेडिशंस क्या है, ये इनोवेशन एंड साइंटिफिक इंक्वायरी की बात बता रहे हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, दैट इज कल्चरल डिप्लोमेसी. दिस इज सेकेंड लास्ट पॉइंट विल बी स्टडिंग. इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारा कल्चर तो बहुत ही डाइवर्स है. अब किस तरह डाइवर्स है आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, आर्ट्स है एंड लिटरेचर है. एनहांसिंग ग्लोबल कल्चर एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन. तो आप देख पा रहे हो कि हम कितने ही डाइवर्सिफाइड है, कितने कितने तरीके से हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हमारा कल्चर अलग अलग है, हमारे ट्रेडिशंस, आर्टिस्टिक फॉर्म हमारा कितना डिफरेंट है एक दूसरे से. कल्चरल एक्सचेंजेस फोस्टर म्यूचुअल रिस्पेक्ट. जब हम कल्चर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाती है हमारे, ठीक है. एक दूसरे के लिए हम ज़्यादा रिस्पेक्ट हमारे मन में हो जाती है. डायलॉग्स हम बातचीत कर पाते हैं, एंड कोऑपरेशन अमंग नेशंस देयर बाय प्रोमोटिंग ग्लोबल पीस एंड हार्मनी. देखो जब हम कल्चर एक दूसरे के साथ बच्चों एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं तो हमारी जो हार्मनी, हमारा जो बॉन्ड है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है. वही कहा गया है कि कोऑपरेशन अमंग नेशंस देयर बाय प्रोमोटिंग, क्या इससे क्या होगा कि ग्लोबली क्या होगा, हार्मनी एंड पीस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है. द वेरी लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट, सॉरी, पॉइंट नंबर 10, रेलेवेंस फॉर फ्यूचर जनरेशंस. द प्रिजर्वेशन एंड रिवाइटलाइजेशन, मतलब रिस्टोर, प्रिजर्व करना एंड रिस्टोर करना इंडियन नॉलेज सिस्टम, क्योंकि ये एसेंशियल है कंटिन्यूएशन के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए. मतलब क्या कि हमें आज के समय अपना जो कल्चरल हेरिटेज है हमें उसको रिवाइव करना चाहिए, हमें उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी ये सारी चीज़ें देखने को मिले, उनको भी पता चले कि हमारा भारत कितना महान है. एफर्ट्स टू डॉक्यूमेंट, मतलब वो सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया जाए, उस पर और रिसर्च करी जाए.
promote traditional knowledge practices, empower communities to safeguard cultural heritage, foster innovations or innovations लाई जाए, and address contemporary challenges in a rapidly changing world. तो बेसिकली क्या है कि हम जो वेस्टर्न के साथ जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को अगर हम कंबाइन कर देते हैं और हमारी जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, अगर हम उसको साथ में सॉल्व करते हैं और हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, उसी को बोला जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशन विथ मॉडर्निटी। कंटेम्पररी टाइम्स, Indian knowledge system are evolving to integrate traditional wisdom with the modern innovations and technologies. तो हम क्या इंटीग्रेट क्या कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल विजडम्स हैं हमारे पास और जो आज के समय में जो टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस हो रही है, वो दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाए, एक सिनर्जी हो जाएगी। दिस सिनर्जी इनेबल्स इंडिया टू एड्रेस व्हाट करेंट ग्लोबल चैलेंजेस। जो आज की चैलेंजेस है हम उसको क्या एड्रेस कर पाएंगे, हम उसको ईजिली फेस करके सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और हम प्रिजर्व कर पाएंगे अपना कल्चरल आइडेंटिटी, और फर्दर क्या होगा, ग्लोबली हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। हम एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। द इंडियन नॉलेज सिस्टम ऑफर्स प्रैक्टिकल बेनिफिट्स इन हेल्थ केयर। ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, हमारा जो IKS है, ये क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट देता है हेल्थ केयर में, जैसे आयुर्वेदा की बात कर रहे थे, योगा की बात कर रहे थे, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एथिकल वैल्यूज़, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। इट्स फिलोसफिकल इंसाइट्स इनटू स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब हम फिलोसफी की बात करते हैं तो बेसिकली वो डीप अंडरस्टैंडिंग किसकी देता है, स्पिरिचुअली हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, सोशली कैसे हार्मनी होती है, एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग resonate across cultures, making it valuable resource for addressing contemporary challenges and fostering a harmonious world। बच्चों हमने जितने पॉइंट्स अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सबका एक सार बना के इन्होंने दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम जो अभी 11 पॉइंट्स पढ़ कर आ रहे हैं वो सारी चीज़ों इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आ रही होगी, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि IKS हम धीरे धीरे कहाँ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, आप चाहते हैं हम और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी तरह का भी डाउट है नीचे दिए हुए गए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हो। मिलते हैं बच्चों आपके अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।